हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने पिछला वीडियो मेरा लसा मसा का देखा होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लसा मसा के जो नामकरण थे उसके बारे में बताए थे और उसमें जो अपवर्तक था और अपवर्त थे, इन दोनों शब्दों का हमने बढ़िया डिस्क्रिप्शन किया था। आज उन्हीं अपवर्तक और अपवर्त से संबंधित क्वेश्चंस लाए हुए हैं, जिससे आपको वो सारी बातें और भी कंफर्म हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, 9 का अपवर्त है। मैंने आपको बताया था, आज भी याद कर लें कि ये अपवर्त शब्द और अपवर्तक शब्द, इन दोनों शब्दों को देखने से पता चल रहा है ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, लेकिन जो बड़ा है उसकी वैल्यू वास्तव में छोटी होती है और जो छोटा शब्द है उसकी वैल्यू वास्तव में बड़ी होती है। जैसे मैं बोलूं 9 का अपवर्त क्या है, तो 9 का अपवर्त वे संख्या होंगी जो या तो 9 के बराबर हो या 9 से बड़ी हो। साथ साथ ऐसा भी है कि उन संख्याओं में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। वो सारी की सारी संख्याएं 9 का अपवर्त कहलाएंगी। ठीक है, अपवर्त को आप डिवीजर बोलते हो, डिवीजर बोला जाता है। ठीक है, अपवर्त को हम डिवीजर कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, डिवीजर होता है। इसके अलावा अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पहला दिया हुआ है 1, 9, 11, 13। तो आप जान सकते हैं कि 9 का जो अपवर्त होगा वो 9 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये तो ऑप्शन गलत होता है। दूसरा ऑप्शन यही है कि अपवर्त ऐसा होना चाहिए या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, बट उसमें उस संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसा कि 9 का अपवर्त देख रहे हैं, 9 के अपवर्त में 9 का भाग जा भी रहा और वो क्या है, बड़ा भी है। इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा, 9, 18, 27 और 36। ये ऑप्शन ये तो गलत होगा, 9 से छोटी संख्या आ गई है, नहीं होना चाहिए, 9 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे 9 से बड़ी तो सब दिख रही हैं, लेकिन सभी में 9 का भाग नहीं जा पा रहा, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये भी अपवर्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 3 अपवर्त लिखिए, ये दिया हुआ है। तो मैंने सोचा पहले क्वेश्चन में जो अपवर्त की बात हुई है तो थोड़ा दूसरा क्वेश्चन अपवर्त से ही संबंधित हो जाए, जिससे क्लियर हो जाए। तो क्या है, 7 का अपवर्त बताइए। 7 का अपवर्त क्या हो सकता है, या तो 7 हो सकती है या तो 7 से बड़ी संख्या हो सकती है जिसमें 7 का भाग जाए। जैसा कि 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है। ऐसे हम बहुत सारी संख्या लिखते जाएंगे, सारी की सारी संख्याएं इसका अपवर्त कहलाएंगी। इसी तरह से 14 का अपवर्त क्या होगा, या तो 14 होगा या तो 14 से बड़ी संख्याएं होंगी जिनमें 14 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है, खुद 14 हो सकती है, खुद 28 हो सकती है, 42 हो सकती है, ऐसे सारी की सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से ये बनेगा। अच्छा, 19 का अपवर्त क्या होगा, बस 19 के बराबर और 19 से बड़ी संख्याएं जिसमें 19 का भाग जाना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 12 के अपवर्तक लिखिए। मैंने बताया ना कि जो शब्द बड़ा होता है उसका वैल्यू जो होता है छोटा होता है। मतलब कहने का कि 12 के अपवर्तक कौन से हैं, 12 के अपवर्तक या तो मैक्सिमम 12 होगा या तो 12 से छोटा होगा, और वे संख्याएं होंगी जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसा ऑप्शन देखते हैं, 3 का भाग जा रहा, 4 का भाग जा रहा और साथ साथ ये 12 से छोटा है। हाँ, ये तो एकदम सही है। अच्छा, ये तो 12 से बड़ी हो गई, नहीं संभव है। ये छोटी तो है, क्या इसका भी भाग जाएगा? हाँ, देख रहे हैं कि ये इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा, साथ साथ छोटी है। तो पूरी तरह से कहा जाए तो ये तो ऑप्शन और सही है जाता है। लेकिन ये 12 से बड़ी संख्याएं लिखी गई हैं, 24, 36, 48, ये संभव नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 फिर यही अपवर्तक के बारे में ही बताया गया, अपवर्तक के बारे में ही बताया गया, जिसे मल्टीपल बोलते हैं, हम मल्टीपल बोलते हैं।
इसे मल्टीपल कहा जाता है, अपवर्तक को मल्टीपल कहा जाता है। अब बताइए 12 क्या अपवर्तक, 2 क्या अपवर्तक, वही संख्या होगी, या तो 2 हो सकती है या तो 2 से छोटी ही हो सकती है। मतलब या तो 2 होगा या तो इससे छोटी जो संख्या विभाजित कर सकती है तो वो होगी 1। ऐसे 8 का अपवर्तक लिखना रहे, या तो 8 होगा या तो 8 से छोटी छोटी संख्याएं जो 8 को विभाजित कर सकती हैं, जैसा कि 4, जैसा कि 2, जैसा कि 1, ऐसा होगा। 15 तो आता है 15 की अपवर्तक कौन सी संख्या हो सकती है, 15 से छोटी होंगी और जिनमें 15 का पूरा पूरा भाग जो 15 को विभाजित कर सकती हैं, जैसा कि 15 हुआ, और 15 से छोटी संख्या हो जाती है 5 हो जाएगी, और फिर 3 हो जाएगी, और फिर 1 हो जाएगी। इस तरह से ये होगा। ऐसे ही 70 के जो अपवर्तक होंगे, मल्टीपल होंगे, वो छोटी संख्याएं होंगी जिनमें जो 70 को विभाजित कर सकती हैं। तो आज तो आपको अपवर्त और अपवर्तक क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन भी हम लसे मसे से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि अभी आपका दूसरा लेक्चर है। अभी हम बहुत बड़े क्वेश्चन की तरफ नहीं चलेंगे, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्न का लस्य ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो हम पहले भाग विधि की बात करते हैं कि 60 हुआ और ये 45, 60 और 45 इन दोनों को आप भाग विधि से हल कीजिए। तो भाग विधि से हल करने में विशेष बात होती है कि हम जो संख्याओं का जो भाग देना शुरू करते हैं, ये हम बेसिक से चलते हैं, स्टार्ट से चलते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 इसी क्रम में चलते हैं, न कि ये सोचते हैं कि कोई बड़ी संख्या है इसका पूरा पूरा भाग जा रहा। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो छोटी संख्याएं होती हैं, मान लीजिए 2 से 3 संख्याओं के लिए ऐसी संख्या जो सभी में भाग जाए तो सामान्यतः चला लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि बेसिकली जब हम नहीं चलते हैं, स्टार्ट से नहीं चलते हैं, 2, 3, 4 ऐसे क्रम में नहीं चलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब छोड़ देते हैं, एक आध अंकें छूट जाती हैं, ऐसी स्थिति में हमारा एलसीएम पूरी तरह से सही नहीं होता है। इसलिए जब भी भाग विधि से एलसीएम निकाला जाए, बेसिक स्टार्ट से चला जाए, कभी गलती नहीं होगी। जैसे हम 2 की तरफ 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 30 आया, ये तो आपका नहीं भाग जाने वाला, उतार लेते हैं। क्या अभी भी 2 का जाएगा, हाँ 2 का जाएगा, तो हो जा रहा 15, और इसमें नहीं जाने वाला, इसको उतार लिया, क्या अभी भी 2 का भाग जाएगा, नहीं, अब 2 का भाग नहीं जाने वाला। अब तो 2 से बढ़ना पड़ेगा 3 की तरफ, तो 3 गए, 3 5 15, हाँ 3 का भाग इसमें जाएगा, और 3 का भाग इसमें, 3 एक 3, 1 और 5 3 5 15, हाँ इसमें भी जाएगा। क्या अभी भी 3 जाएगा, हाँ 5 से भी भाग दिख रहा, तो 5 से भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेसिक से चलेंगे तो गलती एकदम नहीं होगी। आदत यही होनी चाहिए, बेसिक से चलें। तो फिर हम 3 से अभी फिर जाते हैं, 3 का 5 में नहीं जाएगा, 3 5 15 ऐसा हो जाएगा। अब 5 5 ही आ गया, अब निश्चित रूप से हमें 5 से ही भाग देना पड़ेगा, और इस तरह से ये इन दोनों का गुणनखंड क्या हमें प्राप्त हो रहा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो ये इसका गुणा करवा देंगे तो जो प्राप्त हो रहा है वही लसय होगा, इसका एलसीएम होगा। देखते हैं, 5 3 15 3 45 दूनी 90 और दूना 180। तो इस तरह से इन दोनों का एलसीएम आपको 180 आया। तो ऐसे ही भाग विधि से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 90 और 18, ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे भी हम हल करने के लिए बस बेसिक से चलना स्टार्ट करते हैं, बेसिक से चलेंगे, 2 से ही चलते हैं, 2 का भाग नहीं जाने वाला है, उतार लेते हैं, 2 से इसमें काटेंगे 45 आएगा, इसमें काटेंगे 9 आएगा। क्या 2 का भाग जाने वाला है?
नहीं, 2 का भाग से कोई नहीं जाने वाला। आप 3 की तरफ चलेंगे, 3 5 15, 3 का इसमें करेंगे 45 आएगा, 3 का इसमें 3 3 का, ऐसा हुआ। अब तो देख रहे हैं हम कि 5 और 15 दिख रहा है, 5 से कर दे, नहीं, बेसिक स्टार्ट से चलेंगे, स्टार्ट से नहीं चलेंगे तो गलती हो जाएगी। 3 से चलते हैं, फिर नहीं जाएगा, इसमें तो 3 का जा रहा, 5 1, अब भी 3 का जाएगा, नहीं, एकदम नहीं जाएगा। अब हमें 5 की तरफ जाना होगा, 5 1 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ऐसा होता। तो ये क्या हो जाएगा, 5 या 15 या 45 और दूनी 90। तो देख रहे हैं कि 90 इसका लस आ गया। तो इन तीनों संख्याओं का लस आपको ये आया भाग विधि से, ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, म से निकालने के लिए। म से कैसे निकालते हैं, तो फिर इसके बाद से हम कोशिश करेंगे आपको गुणनखंड विधि बताना। पहले दोनों को भाग विधि से क्लियर कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है इसमें, पहली संख्या आपकी क्या कौन सी है, पहली संख्या आपकी कितनी कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, 13 दी गई है, 39 दी गई है और 273 दी गई है। अच्छा, इन तीनों संख्याओं को हमें क्या ज्ञात करना, म से ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का। कोई बात नहीं, म से जब ज्ञात करते हैं भाग विधि से, तो हम इसके लिए ये कोशिश करते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे यही दिख रही है, और इसके बाद से आप क्या करने वाले, सबसे छोटी संख्या से उसमें भाग देने का प्रयास कीजिए। और 13 होता है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 1 आएगा और 3 बचा, फिर 13 का 9 13, लीजिए ये तो कट गया। कट जाने का मतलब ये हो गया कि ये 13 इसका म से है, श्योर 13 इसका म से है। अच्छा, अगर इन दोनों का म से क्लियर ही हो गया तो इसी छोटी संख्या से फिर इसमें ट्राई कर लेते हैं। अगर इसमें भाग दे के देख लेते हैं, 39 है, अब इसी 39 में 13 का फिर भाग दे देते हैं, 13 या 39, ये भी तो पूरा कट रहा। तो इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है वही म से कहलाता है, और म से हमें मिल रहा 13। तो इस तरह से इस संख्या का म से 13 प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरी क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका है 24 और 16, 24 और 16 बता रहा, 24 है और 16। अच्छा, इसका ये हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, इसका म से। तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं। तो क्या होगा, हम 24 को लिख लेते हैं, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर दूनी 8 और फिर 3 24, या फिर ऐसे करना है, या तो इसका 24 का क्या करेंगे आप, गुणनखंड कर डालेंगे तो ये आएगा। अच्छा, तो इस तरह से ये 16 होता है, 16 का क्या बन जाएगा, 16 का खंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो बताएं, अब गुणनखंड विधि से म से निकालने के लिए हम ये देखते हैं जो संख्याएं दोनों में होती है ना, उन पे उन्हीं को लिखते हैं, बस ऐसा करते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये है, ये है, ये है, ये और ये तीनों संख्याएं हमें देख रहे हैं 2 का 3 बार गुणनखंड दोनों में कॉमन मिल रहा, इसी को लिख लेते हैं और 8 आ गया। तो इस तरह से आज हम आप लोगों को म से निकालने की भाग विधि और गुणनखंड विधि बताई, और साथ साथ ये ल से निकालने की भी विधि बताया। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बड़े उपयोगी हैं और परीक्षाओं में आते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो वीडियो, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।